लबनान मशरक़ का पीएस तबाही के दहाने तक कैसे पहुंचा। बहरे रूम के मशरक़ी किनारे पर वाक़ा एक छोटा सा मुल्क लबनान आखिर मुआशी बहरान, सियासी कशमकश और तबाही के दहाने तक कैसे पहुंचा। आइए तारीख़ के बंद पन्नों को खोलते हैं। लबनान एक छोटा सा मुल्क जिसके मग़रिब में बहरे रूम, मशरक़ और शिमाल में शाम, जबकि जनूब में इसराइल वाक़ा है। हज़रत उमर के ज़माने में जब इस्लामी फ़ौजें शाम में दाखिल हुईं तो लबनान भी इस्लामी हुकूमत में शामिल हो गया। ये ख़ित्ता उस्मानी सल्तनत समेत मुख्तलिफ मुस्लिम खिलाफतों का हिस्सा रहा, लेकिन पहली जंग अज़ीम के बाद यहाँ एक बड़ा मोड़ आया जब यह ख़ित्ता फ़्रांस के ज़ेर असर चला गया। फ़्रांसीसी दौरे हुकूमत ने बैरूत के फ़ैशन, फ़न तामीर, जामियात और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़े। यही वजह थी कि बैरूत अपनी रौनकों, बैंकिंग निज़ाम और सकाफ़त की वजह से पूरे मशरक़ वस्ता का माली और सयाहती मरकज़ बन गया। लबनान रकबे के लिहाज से भले ही छोटा हो, लेकिन कुदरत ने उसे हुस्न और तारीख़ के ऐसे शाहकारों से नवाजा है जिनकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ बहरे रूम का नीलगू समंदर है, तो दूसरी तरफ उसी साहिल के साथ आसमान से बातें करते बर्फ़पोश पहाड़। यहाँ रोमन तहज़ीब का अमीन कदीम शहर बालबक भी है और ज़मीन के अंदर कुदरत का करिश्मा कहलाने वाली सहरंगेज़ जईता गारें भी। एक दौर था जब यूरोप, अमेरिका और खलीजी ममालिक से लाखों सयाह हर साल लबनान का रुख करते थे। ये वो मुनफरिद सरजमीन थी जहाँ सयाह एक ही दिन में पहाड़ों पर स्कीइंग का लत्फ़ी उठाते और चंद ही घंटों बाद समंदर के साहिल पर धूप भी सेकते। सयाहत यानी टूरिज़्म महज एक शोबा नहीं, बल्कि लबनान की मईशत की रीढ़ की हड्डी थी, जो मुल्क की कुल आमदनी का 20% से ज़ायद फराहम करती और मुल्क में अरबों डॉलर्स लाती। मगर लबनान की असल पहचान उसका दारुल हुकूमत बैरूत था, जो अरब दुनिया का दिल कहलाता था। अपने शानदार फैशन, महंगे कैफ़े, रातों को जागती नाइट लाइफ, लजीज तरीन लबनानी खानों और दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए महफूज बैंकिंग निज़ाम की वजह से पूरे मशरक़ वस्ता का सकाफ़ती और मालियाती मरकज़ बन चुका था। यहाँ की जदीद, पुरसुकून और आज़ाद तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से दुनिया भर के अमीर और नामवर लोग अपनी छुट्टियाँ गुजारने यहीं आते थे, और रौनकों का यही वो उरूज था जिसने बैरूत को मशरक़ का पेरिस बना दिया था। लेकिन लबनान सिर्फ खूबसूरती की सरजमीन नहीं, बल्कि मजहबी और तहज़ीबी तनव्वुर की भी सरजमीन है। यहाँ मुसलमान, जिनमें अहले सुन्नत, अहले तशय्यो और दरोज़ शामिल हैं, और ईसाई, जिनमें मारोनाइट और आर्थोडॉक्स शामिल हैं, सदियों से आबाद हैं। 1943 ईस्वी में जब लबनान फ़्रांस से आज़ादी मिली तो एक सियासी मुआहदा तश्कील दिया गया जिसे नेशनल पैकेट कहा जाता है। इसके तहत इक़्तिदार को मजहबी बुनियादों पर तक़सीम किया गया। सदर का ओहदा मारोनाइट ईसाइयों, वज़ीर आज़म का ओहदा अहले सुन्नत और पार्लियामेंट के स्पीकर का ओहदा अहले तशय्यो के लिए मखसूस कर दिया गया, जबकि पार्लिमानी सीटें ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान 6-5 के तनासुब से बांट दी गईं। इब्तिदा में ये निज़ाम तवाज़ुन कायम रखने के लिए था, लेकिन आबादी में तब्दीली, दाखिली अदम तवाज़ुन और बैरूनी मदाखलत ने इस खूबसूरत मुल्क को बारूद का ढेर बना दिया। और फिर 1975 में लबनान एक खौफनाक खाना जंगी की लपेट में आ गया, जो पूरे 15 साल तक जारी रही। इस खाना जंगी ने लबनान के बंदियादी ढांचे को तबाह कर दिया। इसी दौरान बैरूनी ताकतें भी इस खेल में कूद पड़ीं। 1976 में अमन कायम करने के नाम पर शामी फ़ौज लबनान में दाखिल हुई और यहाँ अपना सियासी असर व रसूख कायम कर लिया। दूसरी तरफ 1982 में इसराइल ने लबनान पर हमला करके जनूबी लबनान पर कब्ज़ा कर लिया। इसराइली कब्ज़े और जंग के उसी माहौल में हिज़्बुल्लाह का ज़हूर हुआ। एक शिया अस्करी और सियासी तंजीम के तौर पर हिज़्बुल्लाह ने इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की
اور بالآخر سال 2000 میں اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن حزب اللہ کے پاس ریاست سے الگ ایک طاقتور عسکری نظام تھا، جسے ایران کی مکمل مالی اور نظریاتی حمایت حاصل تھی۔ یوں لبنان علاقائی طاقتوں کی کشمکش کا میدان بن گیا۔ ایک طرف ایران اور حزب اللہ کا بلاک تھا، تو دوسری طرف سعودی عرب اور امریکہ کی حمایت یافتہ سنی اور عیسائی سیاسی قوتیں تھیں۔ 15 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ تو 1989 میں سعودی عرب میں ہونے والے طائف معاہدے کے تحت ہو گیا، جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو برابری کے حقوق دیے گئے۔ سال 2005 میں جب لبنان کے مقبول سابق وزیر اعظم رفیق حریری کو ایک بم دھماکے میں قتل کیا گیا تو ملک میں ایک بار پھر تباہی شروع ہو گئی۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے اور شدید عوامی دباؤ کے بعد شام کو 29 سال بعد اپنی فوجیں لبنان سے واپس بلانی پڑیں۔ لیکن لبنان کی تباہی صرف بیرونی سازشوں یا جنگوں کی وجہ سے نہیں تھی، اس کے اندرونی مسائل اور کرپشن کی دیمک اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ برسوں تک لبنان کی سیاسی اشرافیہ نے ریاستی اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ حکومتیں مسلسل قرضے لیتی رہیں، لیکن بجلی، پانی اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ بالآخر 2019 میں یہ پورا مالیاتی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ بینکوں نے لوگوں کے لائف ٹائم ڈپازٹس اور ڈالرز منجمد کر دیے۔ متوسط طبقہ راتوں رات غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا اور لبنانی پاؤنڈ کوڑیوں کے دام بکنے لگا۔ معاشی بدحالی کی اس جلتی پر تل کا کام 4 اگست 2020 کے بیروت بندرگاہ کے اس ہولناک دھماکے نے کیا، جس نے بیروت کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ دھماکہ حکمرانوں کی نااہلی اور پورٹ پر سالوں سے لاوارث پڑے کیمیکل کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے عوام کا حکومت سے بھروسہ مکمل ختم کر دیا۔ آج کا لبنان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف اس کی شاندار تاریخ، خوبصورت پہاڑ اور تہذیبی ورثہ ہے، اور دوسری طرف معاشی بدحالی اور سیاسی تعطل کا اندھیرا۔ لبنان کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی ملک کی تباہی صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں ہوتی۔ جب اندرونی نظام کمزور ہو جائے، ادارے ناکام ہو جائیں اور ریاستی مفادات پر گروہی مفادات غالب آ جائیں تو مشرق کا پیرس بھی کھنڈر بن سکتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بیروت بارہا ملبے سے دوبارہ جی اٹھا ہے، اور لبنانی عوام آج بھی ایک ایسے روشن مستقبل کے منتظر ہیں جہاں امن ہو، قانون کی حکمرانی ہو اور لبنان کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹ سکے۔